सभी मित्रों का दो देश दो कहानियां इस कार्यक्रम में वातायन यूके और हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा की ओर से हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज थोड़ी सी तकनीकी समस्या के कारण हम कार्यक्रम कुछ देर में शुरू कर पाए हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और YouTube पर भी आप ये कार्यक्रम शीघ्र ही देख सकेंगे बाद में, क्योंकि तकनीक ऐसी चीज है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, मनुष्य के स्वभाव की तरह ही। तो आज ये समस्या हुई, लेकिन आप लोगों को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि ये हमारी दो देश दो कहानियों की 16वीं कड़ी है। पिछले लगभग 2 वर्षों में इन दो देशों ने अलग अलग देशों से कहानीकारों को जोड़ा है। और सबसे विशेष बात इस कहानी श्रृंखला की ये है कि हर बार हमारे साथ एक प्रबुद्ध प्रतिष्ठित समीक्षक भी होते हैं। तो आज हमारे साथ प्रतिष्ठित समीक्षक हैं आदरणीय श्रीमती नासिरा शर्मा जी। उनका हार्दिक अभिनंदन कि वे अपने व्यस्त समय में से निकाल कर अपना कुछ समय यहाँ जुड़ी हैं और यहाँ पर जो हमारे दो कहानीकार दो देशों से जुड़े हैं उनकी कहानियों की समीक्षा करेंगी। हमारे साथ जुड़े हैं कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध व्यंग्यकार, ब्लॉग राइटर, उड़न तश्तरी यूएफओ के नाम से समीर लाल जी। उनका हार्दिक अभिनंदन। और इस समय पुर्तगाल से जुड़ी हैं प्रतिष्ठित लेखिका पंखुड़ी सिन्हा जी। हार्दिक अभिनंदन। और हमारे आज के संचालक हैं आयरलैंड से अभिषेक त्रिपाठी जी। आयरलैंड में वो कविता आयरलैंड और इंडियन कम्युनिटी सेंटर बेलफास्ट के साथ जुड़े हुए हैं। कवि सम्मेलन, साक्षात्कार, वाद संवाद आदि का आयोजन करते हैं। आईटी कंपनी में एसोसिएट डायरेक्टर हैं। तो यानी कि आज दो देश नहीं है, आज कई देश हैं, जैसा हर बार होता है। और मित्रों, कहानी ऐसी चीज है जिसको जिसके साथ हर एक का मन जुड़ता है। बचपन में नानी की कहानियों से लेकर और अब तक हमने अनेक कहानियां सुनी हैं। अपनी बात मैं सिर्फ मुक्तिबोध जी की एक बात से कहकर समाप्त करूंगी। उनकी ये पंक्तियां मुझे हमेशा याद आती हैं कि मेरे हृदय में मेरे ही प्रसन्न चित्त एक मूर्ख बैठा है, हंस हंस कर अश्रुपूर्ण मत्त हुआ जाता है कि जगत स्वायत्त हुआ जाता है। कहानियां लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते, जहां जरा खड़े होकर बातें कुछ करता हूँ, उपन्यास मिल जाते हैं। दुख की कथाएं, तरह तरह की शिकायतें, अहंकार विश्लेषण, चारित्रिक आख्यान। बाद में वो इस कविता में कहते हैं कि जीवन में आज के लेखक की कठिनाई यह नहीं है कि कमी है विषयों की, वरन यह आधिक्य उनका ही उसको सताता है और वह ठीक चुनाव नहीं कर पाता है चुनाव नहीं कर पाता है। तो कहानियों की इस श्रृंखला को जन्म देने का कारण भी यही था कि आज की कहानी जो अलग अलग देशों में लिखी जा रही है, उसका स्वरूप क्या है, वो कैसी है। और साथ ही साथ हम अपने प्रतिष्ठित कहानीकारों से उसकी समीक्षा के माध्यम से कहानी लिखने की एक तमीज भी सीखें। कहानी जो तमीज वो नहीं जो लेखक लिख रहे हैं, वो तो सुना ही रहे, हम जो दर्शक हैं वो लोग हम सीखे कि कहानी कैसे लिखी जाती है। इसीलिए हर बार हम लोग कुछ नगीने चुन कर लाते हैं और वो नगीने सान पर, समीक्षक की दृष्टि की सान पर चढ़ने के लिए तैयार होते हैं। तो जौहरी भी है, नगीने भी हैं, और उन नगीनों को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले अभिषेक त्रिपाठी जी भी हैं। आप सबको बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देते हुए इस सुंदर कार्यक्रम के साथ आप जुड़ते रहें, समर्थन सहयोग देते रहें। अभिनंदन करते हुए सभी का मैं मंच अभिषेक त्रिपाठी जी को सौंपती हूँ कि वे आगे संचालन का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा जी, इतने सुंदर स्वागत वक्तव्य के लिए। और मैं आगे ये कहना चाहूँगा कि आज वातायन की ये 204वीं गोष्ठी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दिव्या जी की जो जिजीविषा है, जो लगन है, जिस परिश्रम से और जिस त्याग से वो जुड़ी हुई हैं इस कार्यक्रम के साथ, वह भी बहुत ही प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। और आज का जो कार्यक्रम है वो सचमुच बहुत ही विशिष्ट है, क्योंकि हमारे साथ लेखक, कहानीकार
जो दुनिया भर में पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूर दुनिया के कई कोनों से भारत से हमारे साथ आदरणीय नाशिरा शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, जो हमारी आज की अध्यक्षा हैं। और आपको परिचय करना, आपका परिचय देना सूरज को दिए दिखाने के समान है, पर जो हमारी मर्यादा है वो हमें निभानी होगी। तो नाशिरा जी साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान से पुरस्कृत लेखिका हैं, संपादक, अनुवादक, फिल्म निर्माता। नाशिरा जी ने स्वतंत्र पत्रकारिता में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। 12 उपन्यास, 9 कहानी संकलन, 3 लेख संकलन, जहां फव्वारे लहू रोते हैं के नाम से रिपोर्टाजों का एक संग्रह, सारिका पुनश्च का ईरानी क्रांति विशेषांक, वर्तमान साहित्य के महिला लेखन अंक तथा क्षितिज पार के नाम से राजस्थानी लेखकों की कहानियों का संपादन के अतिरिक्त विशेष अध्ययन, शाहनामा फिरदौसी, गुलिस्तान शादी के अनुवाद के साथ अफ्रो एशियन देशों के साहित्य का 6 खंडों में अनुवाद, अदब में बाएं पसली के शीर्षक से कहानियों पर 3 टीवी धारावाहिक और दूरदर्शन के लिए 6 फिल्मों का निर्माण करने वाली शख्सियत आज हमारी अध्यक्षा हैं। ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है। तो आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ जो 2 कहानीकार जुड़े हुए हैं, एक कनाडा से समीर लाल जी जुड़े हुए हैं, और दूसरी हमारी जो कहानीकार हैं पंखरी सिन्हा जी पुर्तगाल से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं 2 पंक्तियां रखता हूं कि जो लेखक होता है, जो लिखता है, उसको अपने मन से एक दुनिया बनानी पड़ती है। उसके ऊपर 4 पंक्तियां कि मरुस्थल का सूखा पाया, सागर का वृत्तांत लिखा। मरुस्थल का सूखा पाया, सागर का वृत्तांत लिखा, सूखे ताल तलैया जीकर वर्षा का दृष्टांत लिखा, जीवन के कोलाहल में भी हृदय का एकांत लिखा, बाहर की दुनिया देखी पर भीतर का सारांश लिखा, भीतर का सारांश लिखा। तो आज जो हमारे लेखक हैं, जो कवि हैं, जिन्होंने अपने भीतर का सारांश पन्नों पर उकेरा है, उनमें से सबसे पहले समीर लाल जी का यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ। समीर लाल जी टोरंटो कनाडा से पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक बहुत ही सम्मानित लेखक जो साहित्य की सभी विधाओं में पारंगत हैं और लिखते हैं। दैनिक सुबह सवेरे और द हिट में साप्ताहिक कॉलम भी लिखते हैं, और प्रकाशित पुस्तकें उनकी बिखरे मोती जो काव्य संग्रह है, देख लूं तो चलूं उपन्यासिका है, और स्पीच द ऑरेंज योर मंत्रा फॉर सक्सेस अमेजोन का बेस्ट सेलर है, और यूएफओ किचन के नाम से पाक कला का यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। तो हर विधा में पारंगत समीर लाल जी, आपका स्वागत है। कनाडा से आप आए हैं आज। आपको मंच पर लाते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। आइए और आपकी कहानियां सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। आदरणीय नासरा जी का, दिव्य माथुर जी का, शैलजा जी का, वातायन का खास तौर पे हार्दिक अभिनंदन, और जितने भी लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को प्रणाम। बिना किसी भूमिका के, चूंकि समय सीमित है और हम लोग शुरुआत भी देर से कर रहे हैं, तो बिना किसी भूमिका के मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। कहानी का शीर्षक है यह नंबर अब सेवा में नहीं है। मधु और आरती, 2 जिस्म मगर एक जान है हम, वो चरितार्थ करती बचपन की सहेलियां। शायद इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में कभी किसी ने दोनों को अलग अलग देखा हो। हॉस्टल से साथ निकलना, क्लास लाइब्रेरी में दिन भर साथ साथ रहना, बाजार भी साथ साथ और शाम को हॉस्टल भी साथ ही लौटना। डबल शेयरिंग वाले कमरे में रहती भी दोनों साथ साथ थी। सहेलियां उन्हें जब भी खोजती या उनके बारे में बात करती तो एक का नाम न लेती, हमेशा पूछा करती कि मधु आरती कहीं दिखी। इंजीनियरिंग के अंतिम साल में हॉस्टल की बजाय कैंपस के बाहर कमरा लेकर रहना होता था। तब भी दोनों ने मिलकर किराए का एक कमरा लिया। ऐसा नहीं कि उनमें और उनके स्वभाव में समानता ही थी, दोनों में अंतर भी बहुत था। मधु घरेलू स्वभाव की लड़की थी। पढ़ाई के अलावा कमरा सजाना, साफ सफाई करना, मशीन में कपड़े धोना, इस्त्री करना, तरह तरह का खाना बनाना आदि उसके शौक थे, और वही सब बिना किसी शिकन के दोनों के लिए ही किया करती थी।
वहीं आरती को पढ़ाई, किताबें, तरह तरह की नई टेक्नोलॉजी की बातें सीखते रहने की धुन थी। कैरियर ही उसके लिए सब कुछ था, मगर फिर भी दोनों में बहुत गाढ़ी दोस्ती थी। इंजीनियरिंग खत्म हुई, कैंपस इंटरव्यू में आरती का सिलेक्शन एक मल्टीनेशनल के लिए हो गया और वह दिल्ली चली आई। मधु अपने शहर लौट गई और अपने घर पर रहकर उसी शहर में एक नौकरी करने लगी। शुरू-शुरू के में वादे के मुताबिक हर हफ्ते एक-दूसरे को लंबे-लंबे पत्र लिखती रहीं, एक दिन भर की गतिविधियों की जानकारी देती रहीं। धीरे-धीरे पत्रों की लंबाई घटती गई और आवृत्ति भी। दोनों अपनी-अपनी ज़िंदगियों में व्यस्त होती गईं। मधु के घरवालों ने उसकी शादी तय कर दी। लड़का मुंबई में मल्टीनेशनल में काम करता था। आरती को खबर कि उसे उसी दौरान कंपनी की मीटिंग में सिंगापुर जाना था, तो वह शादी में नहीं आ पाई। मधु शादी के बाद पति के साथ मुंबई आ बसी। नई दुनिया, नए लोगों के बीच समय उड़ता गया। 2 प्यारे-प्यारे बच्चे भी हो गए। उधर आरती अपना करियर आगे बढ़ाती रही। घरवालों ने अनेक रिश्ते दिखाए, मगर उसे तो बस करियर की चिंता थी। सब ठुकराती चली गई। हर बार अम्मा उसे रिश्ते बताती, तो वो यही कहती कि अभी उम्र ही क्या हुई है। अभी इन सब झंझटों में मुझे नहीं पड़ना। अभी मुझे अपने करियर पर कंसंट्रेट करने दो। माँ-बाप भी आखिर क्या कर सकते हैं? हार कर या मन मार कर वो चुप हो गए। अपनी-अपनी दुनिया में अपनी बसाहट मधु अपने बच्चों को बड़ा करने में भूल गई कि वो भी एक इंजीनियर है। अब वो और उसकी दुनिया बस उसका पति और उसके बच्चे हैं। समय के साथ-साथ बच्चे अच्छे स्कूलों में जाने लगे और मधु के घर परिवार में बेहद संतुष्ट और खुशमय जीवन बिताने लगी। इन्हीं सब से आरती से संपर्क भी टूट गया। अब आरती अपनी कंपनी की नेशनल हेड हो गई थी। कैरियर जो संजोए थे वो पूरे होने लगे। माताजी 2 बरस पहले बिटिया की शादी के सपने दिल में लिए गुजर गईं और फिर कुछ माह पूर्व पिताजी की भी मृत्यु हो गई। मृत्यु के 1 माह पूर्व पिताजी को दिल्ली बुलवा लिया था। इलाज कराया बड़े अस्पताल में, किंतु बुढ़ापे का क्या इलाज और कौन-सी दवा? असल दवा बेटी का परिवार देखना, वो तो मिली ही नहीं, बाकी दवा क्या असर करती। अब आरती इस दुनिया में अकेली थी, अपने जुनून के साथ। सोचा कि एक दिन अपने शहर जाकर पिताजी वाला मकान बेच आएगी और यूं भी दिल्ली में तो उसने मकान ले ही लिया है। हाल फिलहाल चाचा जी को कहकर उसे किराए पर चढ़वा दिया था। वक्त की रफ्तार कब रुकती है, उम्र भी बढ़ चली। दिन भर दफ्तर में बीत जाता और शाम को जब घर लौटती तो एक खालीपन, एकाकीपन आ घेरता। शीशे में खुद को निहारती तो घबरा जाती कि एकाएक कितनी उम्र निकल गई। अब जब शादी के लिए रिश्ता लेकर आने वाला, शादी की याद दिलाने वाला भी कोई नहीं बचा, तब उसे एक साथी की कमी महसूस होना शुरू हुई। सोचा करती थी कि क्या इस करियर के पीछे भागकर उसने जो पाया, वही ज़िंदगी है? या मधु ने करियर दरकिनार कर जो पति और बच्चों के साथ जो सुख पाया, वो ज़िंदगी है? या शायद कोई तीसरा विकल्प हो, जिसमें करियर तो हो, मगर उसके लिए वो दीवानापन नहीं और उस करियर के साथ-साथ सही वक़्त पर शादी, परिवार, बच्चे और इन सब के बीच सहज सामंजस्य बैठाता खुशमय जीवन। अब उसे मधु की भी याद आने लगी, कभी-कभी। लेकिन मधु से कोई संपर्क नहीं रहा। न फ़ोन नंबर था, न पता। वो अपनी दुनिया में खुश और मगन थी। एक दिन दफ्तर की एक मीटिंग में दूसरी कंपनी के कुछ लोगों का आना हुआ। अजय भी उस टीम का सदस्य था। मीटिंग में काफ़ी बातचीत हुई और शाम को जब निकलने लगी, तो अजय ने उसे कॉफ़ी पर चलने का निमंत्रण दे डाला। घर जाकर भी कोई काम तो था नहीं, तो उसने उस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उस शाम देर तक कॉफ़ी हाउस में दोनों के बीच बातें होती रहीं। अजय दिल्ली में ही एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का हेड है। फिर 1-2 और मीटिंग और फिर कॉफ़ी के निमंत्रण। आरती जल्दी ही उससे खुल गई। अजय से पता चला कि अजय की पत्नी शादी के 1 साल बाद गुजर गई और तब से उसे समय ही नहीं मिला कि फिर से वो शादी के बारे में सोचता। मगर उसने बताया, अब उम्र के इस पड़ाव में उसे एक सच्चे साथी की ज़रूरत महसूस होने लगी है। घर पर खालीपन खाने को दौड़ता है। दोनों एक ही दुःख के शिकार, अतः जल्दी ही करीब आ गए। अक्सर ही कभी लंच, कभी डिनर से होते हुए कब दोनों साथ ही कुल्लू मनाली में भी छुट्टियाँ मना आए, पता ही नहीं चला। वक़्त फिर पंख लगाकर उड़ने लगा। आरती को लगता कि जल्दी ही अजय उससे शादी की बात करे। यूँ भी बचा ही क्या था शादी के लिए, सिर्फ़ एक औपचारिकता और मोहर। अजय दफ्तर के काम से 2 माह के लिए अमेरिका चला गया। आरती इस बीच अपने शहर में जाकर पिताजी का घर बेच आई। मधु भी चूँकि उसी शहर से थी, तो किसी के माध्यम से उसका मुंबई का फ़ोन नंबर और पता लेते आई। दिल्ली लौटी, तब मधु ने को फ़ोन लगाया। इतने साल बाद अपनी प्रिय सहेली की आवाज़ सुन मधु तो खुशी के मारे चीख ही पड़ी। बस मधु की एक ही जिद थी, तू जल्दी से मुंबई आ जा, तुझसे मिलना है, खूब बातें करनी हैं, बस चले आ तुरंत। अगले दिन ही ऑफिस के किसी कार्य के सिलसिले में आरती को पुणे जाना पड़ा। उसने तभी मन बना लिया कि हफ्ते भर की छुट्टी लेकर वहीं से मुंबई चली जाएगी और पुणे से ही मुंबई जाकर मधु के साथ आराम से रहूंगी, खूब बात करूंगी और फिर वापस आऊंगी। मधु को फ़ोन पर सूचित किया
उनका काम खत्म कर शाम को टैक्सी से मधु के पास जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में 2-2 बार मधु से बात हुई कि जल्दी आ जा, खाने के लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। दरवाजे पर मधु भारी इंतजार करते मिली, देखते ही लिपट गई। आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। दोनों सहेलियां एक दूसरे से लिपटी देर तक रोती रहीं। टैक्सी वाले ने जब जाने के लिए आवाज दी तब तंद्रा टूटी। दोनों मुस्कुराई। टैक्सी वाले को विदा कर दोनों घर के भीतर आ गई। मधु ने दोनों बच्चों से मिलवाया, ये कहते हुए कि बस इस साल यह दोनों भी कॉलेज जाने जाने वाले हैं, तो अपने आप में ये भी व्यस्त हो जाएंगे। तुम फ्रेश हो लो, कहते हुए मधु ने आरती को अंदर बेडरूम में ले आरती मधु आरती को अंदर बेडरूम में ले गई। मेरे पतिदेव भी आते ही होंगे, 3 दिन से बैंगलोर में थे, बस फ्लाइट आ गई है, एयरपोर्ट से रास्ते में ही है। जैसे ही मधु कमरे के बाहर आई, दरवाजे पर घंटी बजी और उसके पति आ गए। मधु ने आरती को ड्राइंग रूम से ही आवाज देकर बुलाया और मिलवाया। ये है मेरे पति अजय। आरती के तो पैरों के तले ही जमीन खिसक गई। अजय मधु का पति यहाँ मुंबई में? वो तो अमेरिका गया हुआ था 2 महीने के लिए। अजय भी अवाक खड़ा था। आरती दोनों हाथ जोड़े नमस्ते की मुद्रा में सन। उसे लगा कि वो मूर्छित होकर गिर जाएगी। और मधु, वो तो बस अपने बोलने में ही मस्त थी कि आजकल अजय भी अधिकतर दिल्ली में ही रहते हैं, कंपनी के दिल्ली में ऑफिस सेटअप कर रहे हैं। उस दिन जब तेरा फोन आया था तो सोचा तुझे बताऊं, लेकिन तब अजय बैंगलोर चले गए थे और मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी। किसी तरह आरती ने अपने आप को संभाला। अजय यह कहकर अंदर चला गया कि बहुत ज्यादा थक गया हूँ, स्नैक्स बैंगलोर में ही खा चुका हूँ, कुछ हैवी सा लग रहा है, शावर लेकर सोऊंगा, सुबह उठकर आराम से बातें करते हैं, कल मेरी छुट्टी भी। मधु आरती के साथ वहीं ड्राइंग रूम में बैठ गई। आरती की हालत देख मधु ने उससे पूछा, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना, कैसा लग रहा है? आरती सर दर्द का बहाना बनाकर टाल गई। कब खाना लगा, कब बेमन से खाना खा लिया, आरती को कुछ पता ही नहीं लगा। एकाएक उसने मन ही मन कुछ तय किया और मधु से कहा, ये यार दफ्तर से एसएमएस आया है, मुझे तुरंत दिल्ली जाना होगा। कल सुबह सुबह एक अर्जेंट मीटिंग आ गई, इसे टाला नहीं जा सकता। मधु तो अजय की वजह से मल्टीनेशनल के सीनियर एग्जीक्यूटिव की कार्यप्रणाली से वाकिफ ही थी। उसने भी बहुत जिद नहीं की, टैक्सी को फोन कर दिया और देर रात की फ्लाइट से आरती वापस आ गई। अगली सुबह दफ्तर जाकर आरती ने इस्तीफा दे दिया और एक ब्रोकर से बात कर कर जिस भाव में भी घर बिकवा दिया और निकल पड़ी एक अनजान शहर की और एक अनजान जिंदगी बिताने के लिए। मधु का फोन नंबर, उसका पता, अजय का फोन नंबर न सिर्फ उसने उस फोन से मिटा दिया, बल्कि जहन से भी मिटा दिया, हमेशा हमेशा के लिए। आज वो कहाँ है कोई नहीं जानता। मधु के अनुसार उसका फोन नंबर कहता है, यह नंबर अब सेवा में नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी। इसके साथ अब कनाडा से हम चलते हैं आगे और हम चलते हैं पोर्चुगल की तरफ, जहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एक और महनीय लेखिका पंखुड़ी सिन्हा जी, जिनके 2 कथा संग्रह आ चुके हैं, 8 कविता संग्रह और 2 अंग्रेजी में भी कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में महारत हासिल है। कोबरा, गॉड एट मर्सी डॉक्यूमेंट्री का स्क्रिप्ट लेखन उन्होंने किया है, जिसे 98-99 के यूजीसी फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला। अंग्रेजी लेखन के लिए रूस, रोमेनिया, इटली, अल्बानिया, नाइजीरिया द्वारा सम्मानित हैं। इटली में प्रीमियो बेसियो स्पेशल जूरी अवार्ड विशेष रूप से आपको मिला है, जो उल्लेखनीय है। इनकी कविताओं का देश और दुनिया के 27 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। हंगरी और बुल्गारिया में राइटर इन रेजिडेंस भी रह चुकी हैं। तो ऐसी महनीय लेखिका हमारे बीच में आज हैं, ये हमारा सौभाग्य है। मैं बिना किसी देरी के और कार्यक्रम समय पर समाप्त हो इसके लिए भी, इसको भी ध्यान में रखते हुए पंकज जी आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ अपने कथा पाठ के लिए। जी बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। बहुत कहानी का शीर्षक है एक अनानास अंजना के लिए। ये भी स्त्री के दर्द की ही कहानी है। दिल उस पहले थप्पड़ में ही टूट गया था। उसके बाद की सारी वारदातें बस किसी तरह ये बीत जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। कैसे चुपचाप वह उसे झेलती जाए के ख्याल के साथ गुजरी 7 लंबे साल में घटी अनेक घटनाएं, जिनकी अब गिनती भी अंजना को याद नहीं। 7वें साल के अंत में एक दिन अचानक अजय ने कहा कि वह जा रहा है।
पहले तो अंजना को सिर्फ राहत महसूस हुई। अच्छा है, वह जा रहा है। शांतिपूर्वक वह सोफे पर बैठी रही। अजय हर कमरे से अपना सामान इकट्ठा करता रहा। एक, फिर दो, फिर तीन, कुल 4 सूटकेस उसने पैक किए। वह सचमुच चला जा रहा था। कहाँ? कब तक के लिए? शुरुआत में जो राहत अंजना को मिली थी, एक दूसरी घबराहट में बदल गई। अजय के बिना वह कैसे रहेगी? कितने आश्चर्य की बात है। जिस आदमी के कंचन जैसी देह को, जिस आदमी ने कंचन जैसी उसकी देह को, माफी चाहती हूँ, मेरा फोन अचानक बजने लगा। जिस आदमी ने कंचन जैसी उसकी देह को काली नीली लकीरों से भर दिया, उसके चले जाने से इतनी घबराहट, ये सवाल कि उसके बिना कैसे रहेगी। मार खाने की आदत जो पड़ गई है, पर सचमुच कैसे रहेगी? उसे तो गाड़ी तक चलानी नहीं आती, पास में छुट्टा $1 तक नहीं है। अजय ने कभी दिया ही नहीं, उसने मांगा भी नहीं, पर अगर मांगा भी होता तो भी अजय नहीं देता। अजय खुद लेने वालों मांगने वालों में से था, देने वालों में नहीं। अच्छी खासी दहेज मांगी थी अजय और उसके घर वालों ने। अंजना के पिता ने हर मांग पूरी की थी। अचानक अंजना इस अभिमान से भर गई कि उसने सिर्फ दिया ही दिया है, कुछ भी लिया नहीं। क्या मांग ले? कम से कम पूछ तो ले, कब आओगे, मैं क्या करूंगी, मेरा क्या होगा। पर क्या पूछे, उसका जो होगा देखा जाएगा। अजय ने दरवाजा खोला, वही दरवाजा जिसे खोलकर वह एक दिन उसका हाथ थामे अंदर लाया था, और चला गया। चारों सूटकेस उसने बारी बारी सीढ़ी से उतारे और गाड़ी में रखे और चला गया। जब चला गया तो धीमे धीमे अंजना उठी। उसने भी फिर वही दरवाजा खोला, उन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरी और अपार्टमेंट के मुख्य दरवाजे के पास बिल्डिंग के अंदर ही खड़ी शीशे से बाहर उस खाली पार्किंग स्पॉट को देखती रही, जहां अजय अपनी गाड़ी खड़ी किया करता था। अजय सचमुच चला गया था। वह काफी देर शून्य सी शीशे के सामने खड़ी खाली जगह को देखती रही। अक्टूबर का महीना था, पेड़ों के पत्ते झड़ चुके थे। भयानक सर्दी के आने का समय और संकेत था। अमेरिका के उस उत्तर पूर्वी भाग की कपा देने वाली जानलेवा सर्दी। इस अजनबी ठंडे प्रायद्वीप में वह अकेली क्या कर रही है? जहां 7 साल से रहती आई, वह जगह अब भी अजनबी है। हाँ, अजनबी भी है और पराई भी। उसे घर की बहनों की, राजस्थान की गर्म हवा याद आई। क्या वह वापस लौट जाए? जब तक वह अजय के साथ थी, यहाँ होने का तुक था। अब क्या तुक है? क्या कोई तुक नहीं। 7 साल तक अजय की मार खाने का क्या तुक था? जब जिंदगी ही इतनी बेतुकी है तो इन सारे सवाल जवाब का क्या तुक है? उसने शीशे पर हाथ रखकर देखा। शीशा बेतरा ठंडा था। थोड़ी देर में काले रंग की एक गाड़ी आकर सामने रुकी। उसमें से नीचे वाले, यानी कि अंजना के अपार्टमेंट के नीचे वाले अपार्टमेंट में रहने वाले जॉन, यही नाम था। उसने डाक के लिए बने डब्बों पर पढ़कर यकीन किया। जॉन गाड़ी में से कुछ सामान निकालकर दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। अंजना को आश्चर्य हो रहा था कि उन्हें आता देखकर भी वह वहीं की वहीं खड़ी थी, पहले की तरह भाग नहीं गई थी। हाय! दरवाजा खोलते ही उसे बगल में खड़ा पाकर जॉन ने चौंकी हुई खुशनुमा आवाज में कहा, हाउ आर यू? गुड, उसने सकुचाते हुए कहा। शायद उसे भी पूछना चाहिए, हाउ आर यू? पर वह पूछ नहीं पाई, मुस्कुराती खड़ी रही। अजय ने उसे जॉन की हाय का जवाब देने की भी मनाही कर रखी थी। एकदम शुरू में अंजना को पहली बार सीढ़ियों पर देखकर जॉन ने अजय को शादी की मुबारकबाद देते हुए कहा था, What a lovely wife you got from home. As lovely as a flower. Are you sure? जॉन भी एक अचंभित सी मुस्कुराहट लिए सामने खड़े थे। आखिर कोई बिल्डिंग के मुख्य द्वार की बगल में शीशा थामे क्यों खड़ा होगा? अंजना ने सिर हिलाकर जवाब दिया। उसकी इच्छा हुई कि जॉन से कहें, अजय इज गॉन, ही हैज लेफ्ट मी, पर उसे अपनी अंग्रेजी पर भरोसा नहीं हुआ। यह कैसा अटपटा वाक्य हुआ, और किसी पड़ोसी से कही जाने वाली यह कौन सी बात हुई? हालांकि अंजना जानती थी कि जॉन कोई पड़ोसी नहीं था। जॉन वह पड़ोसी था जो सब कुछ जानता था। किसी को कुर्सी से उठाकर फर्श पर फेंके जाने की आवाज ऊपर के घर से नीचे के घर में साफ सुनाई देती थी, और फिर धीरे धीरे कनपटियों पर, गले पर, हथेलियों पर जमा होते चोट के निशान थे जो सबको दृष्टिगोचर थे।
जॉन ने उसे पहली बार के बाद कुछ नहीं कहा था और अंजना को हंसने तक की मनाही थी। यू आर श्योर? यू आर ओके? जॉन ने एक बार फिर अपने दरवाजे पर ठिठकते हुए पूछा था और अंजना के हामी भर देने के बाद भी बड़ा अनिश्चित सा अंदर गया था। अंजना भी थोड़ी देर और खड़ी रहकर ऊपर चली गई थी। बाहर अंधेरा हो गया था। अंजना तय नहीं कर पा रही थी कि वह इतनी देर नीचे खड़ी किस लिए थी। इस प्रतीक्षा में कि अजय लौट आए या आश्वस्त हो जाने के लिए कि कहीं वह लौट तो नहीं आ रहा। शाम के 7:30 बज रहे थे। स्तब्ध से अंजना सोफे पर बैठी रही, फिर जाकर बिस्तर पर लेट गई। अजय उसे छोड़ गया है। क्या निश्चित रूप से हमेशा के लिए छोड़ गया है? क्या अब वह आजाद है? पति के द्वारा छोड़ दी गई औरत कभी आजाद होती है क्या? उसे खुश होना चाहिए या दुखी? पर चाहिए कि छोड़ो, वह खुश है या दुखी? अगर वह निश्चित कर पाती कि अजय नहीं लौटेगा तो निश्चिंत हो जाती, निश्चिंत होकर सो रहती। इसी समय अचानक उसे लगा कि अजय लौट आया है और क्रोध से उबलता हुआ उसके सिरहाने खड़ा पूछ रहा है, यह कोई वक्त है सोने का? और वह भी सारे घर की बत्तियां जलाकर। उसे लगा कि अजय उससे पूछ रहा है कि उसे थोड़ी सी भी अक्ल है या नहीं। उसे लगा कि अजय ने उसके जवाब नहीं देने पर बिस्तर से उसे उठाकर ड्रेसर के लंबे शीशे पर फेंक दिया। शीशा चकनाचूर हो गया है। उसके टुकड़े अंजना के चेहरे पर चुभ गए हैं। उसका चेहरा विकृत हो गया है। घबरा कर वह बिस्तर पर उठ बैठी। रात के 11:30 बज रहे थे। अजय नहीं लौटा था। ड्रेसर का शीशा अपनी जगह पर सीधा खड़ा था। उसने उठकर उसे छूकर देखा। कांच में कहीं कोई दरार नहीं थी। शीशे को देखते हुए उसने उसमें अपने चेहरे को भी देखा। उसने अपने चेहरे को टटोल कर छू कर देखा। बाहर निकलकर उसने दरवाजे का लॉक चेक किया। दरवाजा अच्छी तरह बंद था, पर अजय के पास चाबी थी। वह कभी भी उसके भीतर से बंद किए दरवाजे को बाहर से खोल कर आ सकता था। यह अजय का लिया हुआ फ्लैट था। इसके दरवाजे, इसके लॉक सब अजय के वफादार थे। उसके चले जाने के बाद भी खिड़की, दरवाजों में, दीवार पर टंगी तस्वीरों में, फर्नीचरों के इर्द गिर्द यह संभावना बनी रहती थी कि वह लौट कर चला आ सकता है, पर वह नहीं आया। पूरा एक सप्ताह गुजर गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 1 महीना गुजर गया। अजय नहीं आया। फ्रिज में रखी, किचन की अलग अलग दराजों में रखी खाने की चीजें खत्म होने लगी। लॉन्ड्री के लिए रखे $25 के कुछ बचे हुए सिक्के खत्म हो गए। फिर फ्रिज के सारे शेल्फ, किचन की सारी दराजें एकदम साफ हो गईं। बच गई सिर्फ थोक में खरीदी अजय की पसंद की लिप्टन रेड लेबल चाय की पत्ती। बगैर चीनी दूध का तो खैर सवाल ही नहीं। सप्ताह भर तक पत्ती उबाल कर पीने के बाद एक दिन जब धूप निकली तो अंजना ने चलकर बाजार तक जाने का फैसला किया। बाजार क्या, 2.5 मील दूर ग्रोसरी स्टोर। पर धूप धोखेबाज थी। उसकी पीली चमक बिखरी थी जरूर, पर कहीं कोई गर्मी नहीं थी। बर्फीली हवा अंजना की हड्डियों में छेद कर उसके अंदर तक पहुंच रही थी। ग्रोसरी स्टोर तक पहुंचते पहुंचते अंजना को लगा था कि कांपती हुई वह गिर पड़ेगी। फिर ग्रोसरी स्टोर में पहुंच जाने पर वहां की गर्म हवा, स्नैक बार से आती पिज्जा और कॉफी की खुशबू ने उसे थाम लिया था। दुनिया में कहीं भी उगने वाले हर किसी फल सब्जी के ताजे ऊंचे रंग बिरंगे ढेर ने उसे खुश कर दिया था। उसने भारतीय ही नहीं, अनेक अभारतीय खाद्य पदार्थ सामग्रियां भी चुनकर उठाई। मैक्सिकन बीन्स, चाइनीज बैगन और एक करीबियन अनानास भी। अपने लिए इतने शौक से इतनी ढेर सारी चीजें उठाते उसे हल्की सी शर्म आई। क्या अगर वह यहाँ अकेली आई होती तो पहले दिन अपने लिए यही सब सामान खरीदती? शायद यह सब कुछ अजय की पसंद का नहीं था, इसलिए कभी नहीं खरीदा गया। उसे लगा कि 7 साल में वह पहली बार खरीदारी कर रही है। क्या हम कभी इतने खाली हो जा सकते हैं कि सब कुछ दोबारा शुरू कर सकें? बिल चुकता करने की लाइन में खड़ी अंजना ने खुद से पूछा। वापस की ठंडी पैदल यात्रा इतने बोझ के साथ कैसे तय होगी? उसने शायद ज्यादा ही सामान उठा लिया था, पर वह कितने दिनों की भूखी थी। उसने ललचाई नजरों से कैशियर द्वारा पैकेट में रखी जा रही अपनी चीजों की ओर देखा। कैशियर ने अनानास का एक अलग पैकेट बनाने के लिए उसे उठाया। वह सबसे पहले अनानास खाएगी। क्या वह अनानास छील पाएगी? $30 प्लीज। कैशियर ने कुल बिल बताया। उसने चुप सचमुच खरीद लिया था।
जो पहला क्रेडिट कार्ड हाथ में आया उसने कैशियर को थमाया। अजय ने अपने कार्ड के एक्सटेंशन के तौर पर उसके लिए 3 क्रेडिट कार्ड्स बनवा दिए थे। हालांकि उसने शायद ही उनका इस्तेमाल किया था। बिल अजय को ही जाते थे और वह जानती थी कि उसे हर डॉलर का नहीं, हर डाइम का और निकल का हिसाब देना होगा। मैम, दिस इज नॉट वैलिड एनीमोर। कैशियर ने क्रेडिट कार्ड उसे लौटाते हुए कहा तो पल भर के लिए अंजना को लगा कि आसमान और जमीन एक साथ डोल गए। अजय उसे छोड़ गया है कि सही माने अचानक समझ आए। मैम, इज देयर अनदर वन? उसने बाकी दोनों कार्ड भी आजमाए पर तब तक वह जान गई थी। उसका चेहरा पीला और भी पीला पड़ गया था। लगातार 3 कार्ड के डिनाई हो जाने पर कैशियर को भी अटपटा लग रहा था। मे बी यू वुड लाइक टू पे बाय कैश टुडे? कैशियर ने सकुचाते हुए कहा। नो, आई एम सॉरी, कहकर वह तेजी से लाइन से बाहर निकल आई। मुड़कर उसने अनानास के पैकेट को देखा तक नहीं। अपमान की पीड़ा से उसे रोना आ गया। एक बार में कुछ सूझा ही नहीं कि क्या करे। टॉयलेट में थोड़ी देर रोते रहने के बाद ठंड में ठिठुरती हुई वह वापस घर लौट आई। पर जैसे आदमी सब कुछ झेल जाता है वैसे लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी रसोई के सामान के पैसे न चुका पाने का सार्वजनिक अपमान भी अंजना झेल गई। पर यह भी कोई हंसने की बात हुई? हंसने की बात तो यह है कि आदमी सब कुछ झेल सकता है। अगर वह कुछ नहीं झेल सकता तो भूख। अंजना को लगा कि अजय की मार और दुकान में सबके सामने अनानास के पैसे न चुका पाने की मजबूरी से भी ज्यादा दर्दनाक है भूख की मार। उसने फोन उठाकर देखा था। अब तक उसमें जान थी पर कब तक रहेगी। बिल न पहुंचने पर आखिर एक दिन वह तार भी काट लिया जाएगा। उससे पहले वह फोन कर ले और क्या कहे। उसने सोचा कि जिंदगी के यूं रुक जाने के भयानक सन्नाटे में वह धीरे धीरे भूख को भुलाने की कोशिश करेगी। फिर जो होगा देखा जाएगा। और एक दिन देखते जाने की शक्ति भी उसमें नहीं बचेगी। क्या सचमुच ऐसा ही होगा? ऐसी ही वीरान शांत एक दोपहर को जोर से घर की घंटी बजी तो अंजना को फिर से लगा कि भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। किसी के उसके घर की घंटी बजाकर दरवाजा खोलने की प्रतीक्षा करने में पुनः जिंदगी का स्पंदन था, जिसका बल पाकर आंतें दोहरी शक्ति से कुलबुला उठी। आतुर सी वह दरवाजा खोलने को चली, चाहे किसी के लिए भी, अजय हो तो उसके लिए भी। पर जहां तक उसने जाना था, चाबी रहते अजय घंटी बजाकर प्रतीक्षा करने की सभ्यता के काबिल नहीं था। अंजना ने दरवाजा खोला तो सामने हक्की बक्की सुप्रिया खड़ी थी। उसके चेहरे पर वह भाव देखकर अंजना ने हंसना चाहा पर हंसने की शक्ति नहीं जुटी। वैसा ही हक्का बक्का हतप्रद भाव लिए कि जैसे वह देख या सुन रही हो, जो उस पर विश्वास न हो रहा हो। सुप्रिया सोफे पर आ बैठी। फिर वैसे ही घबराहट में उठकर रसोई घर तक गई। जरा सा झुककर अंदर झांका और डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गई। एकदम खाली रसोई घर उसे दिख रहा होगा, सोचकर अंजना को अच्छा नहीं लगा। अब तक उसकी जो हालत थी, उसकी वह अकेली दृष्टा थी। अब सुप्रिया भी सब कुछ करीब से देख रही थी। उस डाइनिंग टेबल पर अंजना ने कितनी बार सुप्रिया को सपरिवार बिठाकर खिलाया था। सुप्रिया के पति अजय के सहकर्मी थे। अजय को खाने खिलाने का, अच्छे भोजन का, छोटी मोटी दावतों का शौक था। खाना परोसते अंजना को यह कहने की आदत हो गई थी कि देखो ना सुप्रिया, कितना छोटा है मेरा टेबल। आज अंजना ने कहा कि आज अंजना ने देखा कि बस सुप्रिया की एक कुगनी का भार उठाए टेबल वास्तव में बड़ा था और कितना खाली दिखता था। उसने अपना सिर सोफे की पीठ पर टिका दिया। सुप्रिया के चेहरे की परेशानी में अनेक सवाल लगातार आ और जा रहे थे, पर दोनों चुपचाप अलग अलग बैठी रहीं। फिर अचानक सुप्रिया खड़ी हो गई कि जैसे बैठे रहना मुश्किल हो। अभी आती हूँ, कहकर वह दरवाजे की ओर चली। अंजना की ओर पीठ किए उसने कहा कि कल शाम एक पार्टी में वह अजय से मिली थी। किसी तरह इतना कहकर वह क्षण भर के लिए खड़ी रही, फिर दरवाजे से बाहर हो गई। सचमुच भली महिला है, अंजना ने कुछ इस प्रकार सोचा जैसे इस दुनिया में जिसमें वह सब कुछ देखते सुनते जानते बूझते खुद को धीरे धीरे भूखा मारने के सिवाय और कुछ नहीं कर पा रही, ऐसी दुनिया में सुप्रिया एक भली महिला है। अगर सुप्रिया लौट कर आई तो अंजना उससे वापस लौटने के टिकट के लिए पैसे उधार मांगेगी। खुद को भूखा मारने के अलावा एक यही रास्ता अंजना को दिखाई पड़ रहा था।
जैसा कि उसने कहा था, सुप्रिया थोड़ी ही देर बाद लौट कर आई और कई सारे झोलों में भरकर रसोई का सामान लाई। उन झोलों को सुप्रिया ने ऐसी तटस्थता से डाइनिंग टेबल पर रखा मानो अंजना ने पैसे देकर उसे खरीदारी करने बाजार भेजा हो और फिर अंजना की सारी आनाकानी के बावजूद उसकी बाह पकड़ उसे अपने घर ले गई। सुप्रिया के घर में जहाँ पकते हुए खाने की गर्मी और उसके दोनों बेटों के खेलने लड़ने झगड़ने के शोर में जीवन संपूर्ण और सुरक्षित था, अंजना को वापस लौटने के पैसे मांगती अपनी आवाज बहुत हताश और हारी हुई जान पड़ी। फिर भी उसने हिम्मत कर एक बार उसे जान पड़ा कि सुप्रिया सचमुच भली महिला है। आश्चर्य की 7 साल तक इनकी उनकी दावत में अलग अलग बैठकर गप्पे लड़ाते और फोन पर इनकी उनकी बातें करते, किसी के भले बुरे होने का ख्याल तक नहीं आता। ख्याल आता है तब जब सुप्रिया कहती है कि अंजना चाहे तो आज पैसे ले ले ताकि उसे यह न लगे कि मुद्दा पैसा है, पर वापस लौटकर वहां उस छोटे से शहर में वह करेगी क्या? क्या जिंदगी होगी उसकी? सब कहेंगे कि विदेश की हारी हुई, पति की फेरी हुई है। माँ बाप भी उसके कारण नाहक शर्मिंदा होंगे। अंजना ने आंखें झुकाए सोचा, और बहनें भी हैं ब्याहने को। फिर अजय उसे छोड़ गया है तो वह अपनी सारी क्षमता लगाकर बस किसी तरह वहां पहुंच जाए जहां से वह उसे उठा लाया था। अजय की इतनी मनमानी वह क्यों बर्दाश्त करना चाहती है? सुप्रिया कहती जा रही थी। अजय ने उससे शादी की थी तो छोड़ने की भी बाकायदा रस्म निभानी होगी। उस रस्म के बाद शायद वह लाइन में लगकर खुद के लिए एक बड़ा सा अनानास खरीद सकेगी। अंजना ने पल भर के लिए उस लड़की की तरह सोच कर देखा जिसे अजय ने शादी के लिए चुना था। उसे उस लड़की का अपनी बहनों के साथ हंसना, लगातार हंसना याद आया। उसकी इच्छा हुई कि काश वह फिर से वही लड़की हो जाए। क्या छोड़ने छुड़ाने की इस रस्म अदायगी के बाद अंजना फिर वह लड़की हो सकेगी? पब्लिक लाइब्रेरी से लाई विदेशी कानून की किताबों को पढ़कर अंजना ने जाना कि उसके अपने हक हैं जिनका वह अदालत में दावा कर सकती है। दुनिया के दूसरे छोर में एकदम दूसरी रीति से संपन्न उसकी शादी यहाँ भी दुनिया में कहीं की शादी है, और लाल जिल्द वाली मोटी कानून की किताबें कहती हैं कि कानूनन इसका मतलब है अजय उसे भूखा मरने को छोड़कर अचानक लापता नहीं हो सकता। उसे पैसे देने होंगे ताकि वो सारी चीजें जो अंजना ने दुकान में उससे इकट्ठी की थी वह वापस जाकर उन्हें खरीद सके। उसे पैसे देने होंगे ताकि अंजना अपने लिए अनानास खरीद सके। और फिर एक विदेशी अदालत में एक विदेशी वकील की मदद से अंजना ने उस आदमी से अपने सपोर्ट का दावा किया जिसके साथ हवाई जहाज में बैठकर वह एक दिन अपने देश से आई थी। उस आदमी को छोड़कर उस हवाई जहाज में किसी और से एक शब्द भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। खासकर विदेशी भाषा बोलती, विदेशी खाना परोसती, विदेशियों सी दिखती उन एयर होस्टेस से जो न जाने क्यों उसे देखकर बार बार मुस्कुराती थी। वो भी सर्दियों का मौसम था, ये भी सर्दियों का मौसम है। तब भी बर्फ उड़ाती ऐसी ही बर्फीली हवा चलती थी, पर तब इस बहती हुई हवा से गुजरकर अंजना को अदालत नहीं जाना होता था। इस देश में इतनी गाड़ियां हैं कि बसों की जरूरत ही नहीं। जिन गिने चुनों को बस की जरूरत है, उनकी किसी को परवाह नहीं। बसें इतनी कम चलती हैं कि अदालत तक का आधा रास्ता अंजना पैदल तय करती है। अंजना की वकील ने उससे कहा है कि उसके रहने खाने की भरपाई करने वाले इन मासिक चेक के अलावा जब अजय उसके मेंटेनेंस की मोटी किश्त देगा, अंजना उस पैसे से गाड़ी खरीद सकेगी। पैदल चलते अंजना अक्सर उस गाड़ी के विषय में सोचती है। इन्हीं पैदल यात्राओं के दौरान सड़क से गुजरती गाड़ियों के काफिले में से एक दिन एक काली गाड़ी उसकी बगल में आ रुकी। उसका शीशा नीचे उतरा। जॉन ने अपनी बेहद भली आवाज में उससे कहा, जहां कहीं भी वह जा रही है वह उसे छोड़ देगा। किसी समय विदेशी एयर होस्टेस से भयभीत हो जाने वाली अंजना को जॉन से भय नहीं हुआ। फिर जो कहानी वकीली दावपेच के साथ अदालत में बार बार सुनाई जा सकती है, वो जॉन को क्यों नहीं बताई जा सकती? जॉन को पूरी कहानी सुनाने की जरूरत कहाँ है? घटनाओं की रूपरेखा भर काफी है। जॉन ने उससे कहा है कि वह अदालत की हर तारीख को उसे बस स्टॉप तक छोड़ देगा। अंजना मान गई है, कम से कम सर्दियां रहते। आने वाली कुछ तारीखें उसने जॉन को बता दी हैं। कभी कभी जब वह आईने के सामने खड़ी होती है तो शायद वह नहीं, उसका प्रतिबिंब पूछ बैठता है, कैसा होता होगा पुरुष का प्यार? वह प्रतिबिंब खुद अंजना का है या उस लड़की का जिसे कभी अजय ने चुना? धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार पंकज जी, बहुत सुंदर कथा पाठ आपने किया। और शुक्रिया। दोनों ही कहानियाँ उल्फत जी ने लिखा है, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उज्बेकिस्तान से, उन्होंने लिखा है कि दोनों कहानियाँ साहित्य के अमर विषय परिवार की समस्या पर हैं। तो ये बहुत ही सटीक उनका ऑब्जर्वेशन है। समय की कमी है, इसलिए मैं सीधा अपने अध्यक्षीय भाषण की ओर चलता हूँ। मैं आमंत्रण देता हूँ साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान से पुरस्कृत लेखिका नाशिरा शर्मा जी को। आप आएं और आप हमारे समक्ष अपने कुछ अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। बहुत बहुत स्वागत। आप सबको मेरा नमस्ते, प्यार। मैंने दोनों कहानियां पढ़ी और दोनों कहानियां इस नतीजे पर पहुंची कि मधु हो या आरती या अंजना, किसी को कुछ भी नहीं मिला। सबसे बड़ी बात तो ये थी। अब कहना ये है कि ये जो भागती हुई दुनिया है, जिसमें औरत सोचती है कि उसने सब कुछ पा लिया है और वो बहुत खुश है, वो तब तक खुश रहती है जब तक उसको दूसरा पहलू नजर नहीं आता है। इन दोनों कहानियों को सुन के ऐसा लगा। पहली कहानी के लिए मैं समीर साहब को बहुत ही, जिसे कहते हैं, मुझे अच्छी लगी उनकी कहानी। उन्होंने पढ़ा भी बहुत अच्छा, और जिस तरह से उन्होंने चीजें रखी थी उसके अंत तक आते आते महसूस हो गया था कि वो साहब जो हैं, उनके हस्बैंड, वो जरूर डबल गेम खेल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो मौका है, पता नहीं वो औरतें भी छोड़ती हैं या नहीं, या मर्द ही इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोनों बराबर से निकल रहे हैं। तो इस कहानी में जो सबसे पैथेटिक था कि एक औरत सब कुछ पाने के बाद तन्हा रहती है, और तन्हाई के बाद जो आदमी मिलता है वो धोखेबाज मिलता है, और उसने उसकी ही दोस्त को, मधु को, मतलब मरा हुआ बता दिया। और इस कहानी में जो मानवीय पक्ष था वो बहुत अच्छा लगा कि उसने उस जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं किया, वो खामोशी से बाहर आ गई। तो एक औरत जो जिंदगी की उपलब्धियां पाना चाहती है, विकसित होना चाहती है, खिलना चाहती है, लेकिन अंत में जानते हैं क्या, वो फिर वही दुनिया में लौटना चाहती है जहां उसकी माँ, दादी, बाप, दादा जिन्होंने गुजारा है, अपनी सारी करवाहटों के बावजूद। क्योंकि पहले ये था कि जो हम जीते थे वो सिर्फ एक मर्द को लेके नहीं जीते थे, हम परिवार के साथ थे, और परिवार से हमारा बंधन जो था वो कई रिश्तों में बन जाता था। तो गम भी गलत हो जाता था और हमको सहारा भी मिलता था। लेकिन यहाँ पे अब ये है कि आपको सब कुछ सहना जो है वो आप ही को है। तो इतनी ज्यादा ये आज की हकीकत के करीब कहानी है, और है तो बयानिया, क्योंकि लेखक ने अपने बयान में इस किरदार को सामने लाए हैं। इसमें संवाद बहुत कम है, संवाद में बताया नहीं गया है कि इसके दिल पर क्या गुजरी, थोड़ा बहुत बताया गया, वो भी प्रभाव डालता है। भाषा जो थी सरल थी, समझ में आ रही थी, कहानी ज्यादा पेचीदा नहीं थी। तो मैं कहूंगी कि ये आज की कहानी है, बिल्कुल आज की कहानी है। और अब इसका हल तो ढूंढा नहीं जा सकता है, और ना इसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है कि वो मधु अगर ये जिंदगी जीती तो क्या होता, इंजीनियर बन के, और इसने उपलब्धियां प्राप्त की तो क्या होता। तो इसका साफ मतलब है कि तन्हाई आपका मुकद्दर है, और ईमानदारी आपको मिले या न मिले ये भी आपका मुकद्दर है, आप चाहे जितने ईमानदार रहें। और तीसरी बात जो मुझे नजर आती है कि ये जिंदगी दी किसने, क्योंकि ठहराव तो किसी को है ही नहीं, सब भागना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, और रिश्तों में कोई ईमानदारी
ही नहीं बाकी है, बल्कि हम प्रोफेशनली भी ईमानदार नहीं रहते हैं। तो ये सबकी कहानी तो नहीं है, लेकिन हाँ एक खास वर्ग की कहानी है जो पहले भी हमारे यहाँ मौजूद था और आज भी मौजूद है। तो इस तरह से मैं बधाई दे सकती हूँ कि बहुत ही सरल वे में, बहुत ही तल्ख जिंदगी को, बहुत ही जो एक कड़वाहट आपको मिल जाती है, उसका बयान आपने किया है। बहुत अच्छा, उसके दूसरी तरफ देखिए, पंखुरी की जो कहानी है उसमें भी औरत कामयाब नहीं है। पंखुरी की कहानी तो मैंने पहले पढ़ ली थी, पंखुरी ने भेजा था, और दूसरी ये थी कि पंखुरी की कहानियों में कई सवाल मेरे दिमाग में उभरे, जिसकी वजह से मैं चाहती थी कि पहले ही पूछ लूं। पहली बात तो ये थी पंखुरी की कहानी में कि वो लड़की कितनी जाहिल थी या कितनी पढ़ी लिखी थी, अंग्रेजी या कौन सी जबान जानती थी। वहां क्वेश्चन उठता है, क्योंकि कहानी आज के दौर में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। फिर पढ़ते पढ़ते जब मैं एंड तक आई तो मुझे ऐसा लगा, कहानी तो खूबसूरत है, कहानी आपको बेचैन भी करती है, और जब वो भूख के लिए तड़पती है तो भी आप बहुत परेशान होते हैं उतना पढ़ के। लेकिन जॉन कहाँ से आ गए, जॉन क्या उनका किरदार था, ये बात मैं समझ नहीं पाई उसमें। या तो ये कोई बड़ी चीज का छोटा टुकड़ा मुझे लगा, या ये इनके दिमाग में कुछ और था जो मुझ तक नहीं पहुंच पाया। नाम इनका एक खूबसूरत है क्योंकि अनानास की चाहत है इनको, और अनानास इनकी जिंदगी का भी संबल हो सकता था कि इतना मीठा, इतना फायदेमंद जिंदगी इनकी हो सकती थी, जो नहीं थी। पहला सवाल ये है कि उन्होंने एक थप्पड़ खाया और किस वजह से वो इतने दिनों तक मार खाते हुए रह पाई। तो मैं सोचती हूँ कि कभी कभी आपको एक इंसान इतना डिमोरलाइज कर देता है कि आपको फड़फड़ाने की भी कुवत नहीं दे पाता है। ये उस किरदार की कहानी है जो पंखुरी ने अभी पढ़ी। दूसरी बात जो मुझे लगी पंखुरी की कहानी में, भाषा अच्छी थी, पढ़ा उसने बहुत अच्छा, और कहीं पे प्रभावित तो आप इस कहानी से हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल अनसुलझे से उसमें रह जाते हैं। जैसे जॉन का किरदार है, जॉन क्या चाहता था, जॉन किस लिए उससे मुतासिर होता था। मैम, और जॉन बस पड़ोसी है जो घर के नीचे वाले माले पे रहता है बस। और मतलब ये है कि उसको अगर वो मार पिटाई की आवाज सुनाई तो देती होगी, ऐसा वो सोचती है, लेकिन कभी कह नहीं नहीं, वो पाती। तो जब तक पंखुरी बहुत ही अच्छा है कि वो पड़ोसी है, लेकिन एक उम्मीद बन जाती है उस पड़ोसी से कि उसका क्या किरदार आगे आएगा, है ना। और सुप्रिया जो है वो आती हैं और बता नहीं पाती हैं कि उसकी क्या बात हुई। क्योंकि देखो, ये आज की औरत की कहानी है, कहानी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन बीच बीच में जो थोड़ा सा कुछ छूटा, तो वो मेरे दिमाग की शायद मेरे दिमाग में उपजे सवालों कि यहाँ ये कैसे, यहाँ कैसे। हो सकता है किसी और रीडर को ना महसूस हो पंखुरी, बिल्कुल महसूस ना हो, लेकिन मुझे महसूस हुआ तो मैंने ऐसे कह दिया। तो तुम्हें बहुत बहुत बधाई कि तुमने एक खूबसूरत कहानी लिखी। और शुक्रिया। हाँ, मुझे लग रहा था कि एक नॉवेल का हिस्सा है या इससे पहले कोई वो है, ऐसा मुझे महसूस हुआ, बस, और तो कुछ नहीं। हाँ, नासिरा जी की समीक्षा बहुत ही गूढ़ थी, बहुत पैनी नज़र उनकी है, और उन्होंने ये दिखा दिया कि क्यों वो इतनी उत्कृष्ट लेखिका हैं। तो मैं ये चाहूँगा, हमारे साथ बहुत दूर दूर से बहुत ही प्रतिष्ठित सुधीजन जुड़े हुए हैं। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो जरूर सामने आए और संक्षिप्त प्रश्न अपना रखें। हमें कमलेश जी से पूछते हैं। कमलेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट है। ये कहानी में एक थोड़ा अधूरापन लगा
अनानास अनानास की चाहत बहुत अच्छी अनानास लेवल पर लिखी से गई कहानी में। है और कुछ नहीं सर, मैं बीच में नहीं बोल रही हूँ, इसमें उसमें एक बाकी एक भी लिखी सेंटेंस हरी है, उसमें हाँ बस आप अनानास। हाँ एक कथा सेंटेंस का तो देखिए उसमें बोलना भी कितनी नहीं कितनी चाहिए। कितनी मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करता है कि भूख सबसे बड़ी है। जब वो अनानास पीड़ा के लिए पैसे नहीं चुका पाती ना, जब तब उसने ये बोला, एक सेंटेंस बोला है कि भूख सबसे बड़ी है। तो ये कहानी बहुत मार्मिक पीड़ाओं को व्यक्त करती है, लेकिन इसमें एक जो किरदार है उसको ऐसा लगता है कि जैसे ये अनायास ये लाया गया है या इसको कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, बाकी कुछ नहीं। कहानी अच्छी है, उसको रीराइट करना चाहिए इनको, पंखुरी जी को। कहानी बहुत सर सुंदर है। आप एक इस टॉपिक पे लिखिए ना, मैं तो अभी इसको जी रीराइट शायद नहीं कर पाऊंगी। ये मेरी नहीं नहीं तीसरी आप कहानियों की किताब है और इस पर अभी अच्छा चर्चा अच्छा होनी है, लेकिन आप इस जी टॉपिक पर लिखिए ना, और इस पे बहुत कहानियां लिखी गई। अपने विचार रखिए। यूरी जी, उल्फत जी, तोमियो जी भी जुड़े जी हुए हाँ हैं, और जिसको संक्षेप में रखिए, अ, बहुत जी जी बिल्कुल। ज्यादा मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पंखुरी जी की कहानी को लेकर मैं इस पर सहमत नहीं हूँ कि इसमें कुछ अस्पष्ट रह गया है। इसमें क्या है, हमें पूरी जिंदगानी नहीं बतानी होती है मुख्य पात्र की कि आगे क्या हुआ। वो उसके लिए तो हमारी कल्पना भी काम आ सकती है। जैसे एक मूवी में दिखाई जाती है कोई सीन और उसमें कोई रहस्य सा रह जाता है जो हम आगे सोच सकते हैं कि आगे कैसा हो सकता था। वो उस जॉन किस तरह के व्यक्ति थे, उनके मन में क्या था, फिर उन दोनों के बीच आगे क्या विकसित होता जाएगा वो हमें नहीं मालूम है। और इसी एक असमंजस में, उसी रहस्य में ये कहानी हमें छोड़ देते, उसमें एक अपनी तरह की खूबसूरती मुझे नजर आती है। वो जो पारिवारिक हिंसा की समस्या उठाई गई है वो बड़ी दुखद है। और ये तो न केवल एक परिवार की समस्या है, ये तो पूरे जिस परवरिश में जिन मूल्यों में वो लड़की बड़ी हुई होगी, वो उसमें हमें भी देखना होगा कि वो ये सब सहने की आदि कैसे बनती आई है। और इसको हम यथार्थ कहते हैं या और इस यथार्थ में एक आशा की भी झलक मुझे दिखी कि इसकी जिंदगी बदल गई है और शायद एक नया मोड़ आ गया है, कुछ नए बेहतर रिश्ते की उम्मीद आ गई है जिसकी हम बस कल्पना कर सकते हैं। तो बस इसी आशा के साथ हमें ये कहानी छोड़ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ अधूरा सा है। शुक्रिया। बहुत सुनीता अच्छा जी, यूरी आप जी। कुछ कहेंगी? सुनीता अभिषेक पाहूजा जी। बोल सकते हैं? जी उल्फत जी बोलिए, स्वागत है हाँ आपका। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा दोनों कहानियों, हम साहित्यकार हैं इसलिए कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी कहानी हो तो सब अच्छे माने जाते हैं, इसके पीछे ये लिखने वाले का कितना काम होता है, कितने सोच विचार, रातें भर बिना नींद ये लिखते रहते हैं। लेकिन ये कहानी मुझे नई कहानी को याद दिलाए जिसमें पढ़ते समय बहुत सवाल आता है, प्रश्न आता रहता है और इसका अंत भी पता नहीं चलता है। नई कहानी जो हिंदी साहित्य में 20वीं सदी के अंत में जो हुआ था, कमलेश्वर जी, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश जी, मैंने बहुत कहानियां नई कहानी पढ़ी थी। तो पढ़ते समय बहुत प्रश्न उठता है, ये क्यों है, ये क्या है, और अंत में भी पता नहीं चलता कि कहाँ खत्म होता है। ये भी एक शैली है, कहानी की शैली। तो उनकी कहानी सुनकर मुझे नई कहानी याद आई। लेकिन समीर लाल की कहानी सच में बहुत ही अच्छा है, उसमें सवाल नहीं उठा। और ऐसी कहानियां मुझे बहुत पसंद है जो सुनते सुनते अंत में बिल्कुल अनजाने बात सामने आती है। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि की सलाम कहानी है, मैंने उसको उज़्बेक में अनुवाद किया था। उसमें भी अंत में एक इतना वाकया है जिसको आपको इतना चकित कर दे, इतना प्रभाव होता है उससे कि कहानी पर इतना प्यार बढ़ जाता है, दो बार बार पढ़ने को मन करता है। इसलिए उनकी कहानी मुझे लगता है नई कहानी की का एक उदाहरण है। और समीर जी की कहानी बहुत अच्छा रियलिस्टिक, जो
आजकल सब बहुत मिलने वाली कहानियां हैं, इनका भी दोनों का, क्योंकि 21वीं सदी में ये परिवार में ऐसे संबंध बहुत ज्यादा बढ़ गए। 20वीं सदी में ऐसा नहीं था परिवार की समस्याएं, मुझे जहां लगता है। लेकिन 21वीं सदी में इंसान की आजादी, शख्सियत की आजादी, अपना अधिकार मानना, इसको पाने के लिए कोशिश करना परिवार से ऊंचा हो गया है। ये बातें उनकी दोनों की कहानियों में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी आपके कहानी के लिए, और सिन्हा जी आपको भी। ये बहुत आभार परिवार आपका, बहुत धन्यवाद। पर है, बहुत जिंदगी धन्यवाद। भर के हैं, आगे भी चलते रहेगा। हर एक परिवार एक कहानी है असल में। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा धन्यवाद लगा। जी। बहुत बहुत सुंदर उल्फत जी, जी हर एक परिवार एक कहानी है। सुनीता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी जी, सभी को नमस्कार। दोनों ही कहानियां बहुत सुंदर थी। समीर जी और पंकरू जी को बधाई। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से मनोभावों को व्यक्त किया गया। और जैसा कि पंकरू जी ने बोला, कहानी 2004 में लिखी गई है, तो निस्संदेह वो शायद हम अब सुन रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, लेकिन अपने आप में कहानी बहुत सुंदर है। और सबके अलग अलग राय हैं, मैं सभी का सम्मान करती हूँ। पर ये हो सकता है कि अब जो हालात बदल गए, उनको देखते हुए इसका भाग 2 लिखा जा सकता है। जी, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। बधाई आप दोनों को, ठीक बहुत कहा बहुत आपने कि बधाई। इसका भाग 2 होना चाहिए। प्रोग्राम बहुत अच्छा गया है, हाँ जी। सवालों के साथ, ऐसा नहीं है। जी जी और हाँ। जब हम कुछ कहते हैं तो वो इसलिए नहीं कहते हैं कि किसी को कंडम करना है, इसलिए कहते हैं कि उसमें जान थी, तभी तो हमने कुछ कहा जी ना। बिल्कुल सही। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य और की मैंने बात है जैसे कि कहा हमको कि तीनों औरतें कुछ भी तो नहीं पा पाई, क्या सही मिला है। उनको? डिग्री मिली, उपलब्धि मिली, सुख नहीं मिला। जी जी। जी नहीं, मैं वातायन को भी बधाई देती हूँ और पूरी टीम को भी। बहुत और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें नासिरा और मैम आप को सबका सुनने का भी मौका मिला। तो बहुत बहुत समापन, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जुड़े। चलिए फिर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद जो भी जुड़े, सभी सुधीजन आपका भी धन्यवाद। नासिरा जी का विशेष रूप से धन्यवाद, आपने समय दिया। और जो 2 साहित्यकार हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपको। प्रश्न उठाया उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने उत्तर दिया उनका भी धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। तो इसी मौके पर हम इसका समापन करते हैं। और बहुत तुम्हारा भी बहुत आभार। धन्यवाद, और बहुत, शैलजा का बहुत बहुत धन्यवाद। शैलजा जी कहीं चली गई? विशेष रूप बहुत से जी, आपको बहुत जाने के धन्यवाद। लिए धन्यवाद।